सर एक चुनाव के से हम बात करते हैं कि सर जब कभी टीएन शेषन थे या दूसरे चुनाव आयुक्त रहे, पुरानी बात है सर, तो कभी भी आप देखिएगा कि कोई अगर कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन आ जाती थी, चुनाव से संबंधित कोई याचिका दायर होती थी, तो कोर्ट कहता था कि नहीं, अब जो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब जो है जो भी कुछ सुनेगा वो चुनाव आयोग सुनेगा। और वाकई में कोर्ट को इतना भरोसा था कि चुनाव आयोग जो है करेगा और ठीक करेगा, ठीक करता भी था जी। और जनता भी फिर वही चली जाती थी, या जो कोई पिटीशन लेकर आता उसे पता था कि तेरी पिटीशन जो है बेमतलब की है, और वो भी चुप होके बैठ जाता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि सर चाहे कहीं पर भी राज्य का चुनाव हो, किसी राज्य में हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो, साथ साथ पैरेलल पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होनी शुरू हो जाती है। तो सर क्या ये चुनाव आयोग का इतना बड़ा फेलियर है, उनका जो नाकामी है कि जो है जनता या नेता, या हम बोले कि चाहे विपक्ष के नेता हैं, चाहे कोई एनजीओ है, उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ जाता है, या सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर शामिल है कि हाँ हमारे पास कुछ चीजें आ जाएं और हम भी फिर सुप्रीम कोर्ट भी आपको पता है क्या करता है क्या नहीं करता, कि देश के जो चीफ जस्टिस है आज के समय में वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो वहां के जो मुख्यमंत्री अपने घर में पार्टी करते हैं, तो चीफ जस्टिस जो है उनके घर में पहुंच जाते हैं। और साथ में जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है उनके जजेस भी वहां आ जाते हैं कि चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत जी पहुंचे हैं। उसके बाद बकायदा मीडिया में फोटो रिलीज की जाती हैं, देखिएगा कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या चीफ जस्टिस हैं, हरियाणा हाई कोर्ट के, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जज हैं, हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। बताइए, ये भी जनता को दिखाया जाता है। तो सर हाँ, इशू यही है कि एक लाइन रिपीट कर देता हूं मैं कि सर चुनाव आयोग के मामले में जब भी हम देखते हैं कभी चुनाव हुआ, कई राज्य में है चाहे केंद्र में है, तो हमेशा पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस आ जाती हैं, जो कि पहले के समय में कभी नहीं होता था। जनता को भी चुनाव आयोग पर विश्वास था, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई पिटीशन आती थी या हाई कोर्ट में पिटीशन आती थी, इलेक्शन पिटीशन, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता था कि नहीं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप जाइए और चुनाव आयोग ही देखेगा। और चुनाव आयोग देखता भी था, लोगों को संतुष्टि भी हो जाती थी। लेकिन सर आज के टाइम में तो है, जहां भी इलेक्शन है तुरंत पिटीशन फाइल हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनको सुनने लग जाता है, उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो सर ये ऐसा क्यों हो रहा है सर इतना ज्यादा? देखिए, इस समय तो ये हो रहा है कि हर इंस्टीट्यूशन को उन्होंने, जैसे हमारा मीडिया के बारे में हम लोग आपस में बात करते हैं, ऐसा ही हर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हो रही है। कहने की जरूरत नहीं है, आप चूंकि कवरी करते रहे और आपको बिल्कुल याद ही होगा कि ये पहली बार इतिहास में हुआ था कि 4 वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज बाहर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जैसा वो कह सकते थे, उनकी एक मर्यादा होती है, उनकी एक भाषा होती है, लेकिन उन्होंने एक लाइन तो साफ साफ कह दी थी कि लोकतंत्र खतरे में है। तो अगर 4 वर्किंग जज सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें 3 तो शायद एकदम सीनियर मोस्ट थे, हाँ, तो वो लोग तो जब आके ये कह दें तो हमें उस खतरे का एहसास होना चाहिए। अब ये हो रहा है कि ये दौर ऐसा है कि हर इंस्टीट्यूशन जो जनता के प्रति जवाबदेह है, उस जवाबदेही से भागने के लिए क्या करता है कि माहौल के खिलाफ वो भी वेट करता है कि मामला कोर्ट में आ जाए। फिर कोर्ट्स में वो अपने हिसाब से चीजें वहां मैनेज आजकल हो रही हैं लोगों के हिसाब से, कि वहां कोई नतीजा ही नहीं निकलता। होता यह है कि अब कोर्ट्स में नतीजा नहीं निकलता, एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन कई कई बार हो रहा है। और जैसा जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जो चीजें तय थी कोर्ट्स में, डिफरेंट नीचे की कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मैटर सेटल हो गए, उन पे कई जजमेंट आ गई। अब नीचे पता चला हाई कोर्ट में उसके खिलाफ जजमेंट आ जा रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ दूसरा जजमेंट। एक ही चीज पे 2 तरह के जजमेंट है। अब कोई क्या साइड करेगा किसी एक इशू पे? अगर 2 तरह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो, हाई कोर्ट्स के लेवल पे हो, और जो पुरानी नजीरें हैं उनका कोई मतलब न हो रह जाए, तो जो सेटल्ड लॉ है वो अब सेटल्ड लॉ भी अनसेटल हो चुका है इस दौर में। इस अनसेटल्ड सिचुएशन में ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बड़ा फायदा है कि वो मनमाने टाइम तक लिटिगेशंस को लिंगर कर सकते हैं, अपने लिए लोकल रेमेडी ले सकते हैं, और जिनको रेमेडी चाहिए उनको बर्बाद कर सकते हैं। वो जाहिर है, एक तो कोर्ट्स में एक बड़ी समस्या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर तो यही हो गई है कि 10-20 बड़े नामों को छोड़ के बाकी किसी के मेंशन करने पे तो कोई सुनता नहीं है। हाँ, और उन 10-20 लोगों को हायर कर पाना सबके बस की बात नहीं है। सबके क्या, इस देश में 0.1% लोग उनको हायर कर सकते हैं, या सरकारें हायर कर सकती हैं। सरकार कर इंडिविजुअल तो क्या कर सकते हैं उनको हायर? देश की 99% जनता उनको हायर नहीं कर सकती। 99 दशमलव बल्कि 50-60% उनको हायर ही नहीं कर सकती। तो न्याय जो है
बहुत ही इलीट, बहुत छोटे इलीट सेक्शन का हथियार रह गया है। अब ऐसे में तो अन्याय ही अन्याय हो रहा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि जवाबदेही खत्म। जवाबदेही के खत्म होने से, चाहे वो इंजीनियर की मौत का मामला हो, वो महिला और उसके बच्चे की मौत का मामला मयूर विहार का हो, देश में पॉल्यूशन का मामला है। 4 महीने से बताइए दिल्ली में अब तो मेयर भी आपका है, सीएम भी आपका है, एलजी भी आपका है, प्रधानमंत्री भी आपका है, पर्यावरण मंत्री भी आपका है, अब तो किसी का कोई है ही नहीं। और चारों तरफ जो राज्य हैं वो भी सब आपके ही शासित हैं, जो बाउंड्री से आपके लगे हैं। अब किसके ऊपर डालेंगे आप? तो लेकिन 4 महीने हो गए, कोई जवाब ही नहीं है। हर एम्बेसी अपने यहां, मुझे कई लोगों ने बताया जो विदेश वगैरह कवर करते हैं, कि ज्यादातर अधिकारी वहां जो विदेशी एम्बेसीज के हैं, अपने अपने देशों के विदेश मंत्रालय में इसी पैरवी में लगे कि यहां से, इंडिया से कहीं हमें और भेज दीजिए। दिल्ली में मर जाएंगे हम निकल नहीं सकते, घर में प्योरीफायर लगाए हुए हर समय थोड़ी बैठ सकते हैं, हम टहल नहीं सकते, सुबह वॉक नहीं कर सकते, बाजार नहीं जा सकते, इस देश से हमें निकालिए। यानी ये औसत धारणा है। और आज आईएमएफ की चीफ ने, गीता गोपीनाथ ने इनके मुंह पे कह दिया है, कलीपुरी के। इन्होंने एक फुटबॉल खेली थी कि मोदी जी के लिए कोई आंसर ले लें, थर्ड अर्थव्यवस्था वाली। अरे उसने कहा क्या अर्थव्यवस्था और क्या बात कर रही है, जो पॉल्यूशन है आपके यहाँ, कोई पैसा लगाने कैसे जाएगा वहां? उसको रहना भी तो होगा, फैक्ट्री थोड़ी है उसकी। वो देखेगा नहीं कि वहां जीवन स्तर वहां कैसे उसका रहेगा। 1000 और 1200 AQI में आप कैसे जिंदा रखेंगे? सर मैं इसको मुंह पे मार दिया। सर मैं इसको एक आम भाषा में बताना चाहूंगा कि हम लोग अगर दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में है, तो हम लोग जो है इसको नहीं, इस बात को समझ पा रहे। ये बात सर उनसे पूछिए जो दूसरे राज्य के लोग हैं। जैसे मैं बताता हूँ सर कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ, दिल्ली में लिखा हूँ, लेकिन मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो बीच में मुझे 2 साल जो वहां पे रहना पड़ गया था, कुछ मजबूरी थी किसी वजह से। तो सर जब मैं वहां पे रहा हूँ तो क्या पोल्यूशन क्या नहीं, कभी हम तो बस टीवी में देखते रहे, तो पता पोल्यूशन का नाम कोई चर्चा नहीं थी। जो सर जब आप बिलीव करें कि सर जब मैं दिल्ली आया हूँ 2 साल बाद वापस, तो सर ऐसा परेशान हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया, जबकि मैं तो दिल्ली का वासी हूँ। सर 2 साल मतलब जिस दिल्ली वालों ने तो सुख भोगा ही नहीं, लेकिन जो बेचारे दूसरे देशों के लोग हैं, उन्होंने तो पोल्यूशन नाम की कोई चीज अपने वहां पे देखी ही नहीं। सच वाकई में जो आप कह रहे हैं, वो तो बेचारे परेशान है यहाँ पे कि हमारे को तो आपने जेल में डाल दिया, कितनी देर कमरे में बैठे रहेंगे वो। अरे भाई हम लोग गांव में रहते हैं, यहाँ से जब सुल्तानपुर वहां से दूर है, यहाँ भी गांव का इलाका है, तो खेती बाड़ी की धूल धक्कड़ होता है, लेकिन उस तरह का पॉल्यूशन नहीं है जो दिल्ली वगैरह में है। तो यहाँ से जाने पर दिल्ली में अब बिल्कुल मुझे भी सफोकेशन सा फील होता है, लगता है कुछ दबा हुआ है, कुछ छाती दबी हुई है। तो वो अब तो ये तो रियलिटी है वहां की। जी सर एक थोड़ा सा मैं आपसे 2 मिनट का समय और लूंगा कि आपसे मुलाकात हुई है, तो सर एक हाँ सवाल प्लीज। और है। हाँ कि सर सुप्रीम कोर्ट में जो भी गंभीर मामले होते हैं वो हमेशा 3 जजेस को दिए जाते हैं, ताकि अगर कभी 2 जजेस, जैसे अभी जस्टिस बीवी नागरत्ना जी मैडम है, बहुत निष्पक्ष है, बहुत निर्भीक है, अच्छा फैसला देती हैं, और उन्हीं के साथ उनके साथ जो ब्रदर जज थे वो विश्वनाथन जी थे। तो एक मामले पे दोनों का जो है फैसला आया वो विरोधाभासी था। बीवी नागरत्न जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर था कि भ्रष्टाचार का कोई मामला है या कोई सरकारी अधिकारी पे है तो उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, एफआईआर दर्ज हो, किसी सीनियर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और लेकिन वहीं विश्वनाथन जी ने कहा कि नहीं, ये जो सेक्शन 17 है भ्रष्टाचार निरोधक कानून का, ये रहेगा और लोकायुक्त या लोकपाल ही तय करेंगे कि उसको परमिशन मिले या ना मिले। सर लोकायुक्त लोकपाल तो सरकार तय करती है। अब जो मिनिस्टर हैं वो भी तो लोक सेवक में आ जाते हैं, जनसेवक में आ जाते हैं। तो कल वो किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई मामला हो तो लोकायुक्त परमिशन ही नहीं देंगे, वो परमिशन ही नहीं देगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो सर ये जो है 2 जजेस का फैसला था, तो दोनों जजेस का विरोधाभास हुआ, तो आगे तीसरे जज को चला जाएगा। हम सब गोधरा कांड की बात करते हैं। सर गोधरा कांड में लोअर कोर्ट ने 31 लोगों को सजा सुनाई थी, उसके अंदर 11 लोगों को फांसी और 20 लोगों को उम्र कैद। हाईकोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने जो 11 को फांसी थी उनकी भी उम्र कैद 31 के 31 को उम्र कैद सुना दी। अब सर बड़ा सेंसिटिव इशू है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी अपील आई है दोषियों की, तो उसमें वो 2 जजेस की बेंच सुन रही है। उसमें उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई कि सर 2 जज की बजाय 3 जज को भेजा जाए, नहीं तो फिर पता चला फैसला विरोधाभासी आ गया तो हमारे तो फिर 4-5 साल निकल जाएंगे। तो लेकिन जजेस ने कहा नहीं, हम 2 जज हैं वो सुन सकते हैं। सर मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि क्या इतने सेंसिटिव इशू, कोई भी सेंसिटिव इशू हो,
क्या सर वो 2 जजेस की बेंच को जाना चाहिए या सीधा 3 को ही जाए, ताकि समय की भी बचत हो और 2 जज और इनटू 1 अगर कभी फैसला भी आए तो भी जो है फैसला जो है सकारात्मक हो जाएगा। इसमें सर आपका अपनी राय दे दीजिए। देखिए, आपने बिल्कुल आप चूंकि इसको कवर करते हैं तो आपने बहुत ही एक जरूरी मुद्दा सामने रख दिया है। मैं इतना प्राइवी नहीं हूं इस प्रोसेस का, लेकिन आपके कहने से जो मैं समझ सकता हूं कि इस तरह के मामले जब जानबूझ के आप 2 जजेस में भेजेंगे, और आजकल चूंकि जुडिशरी में भी बंटवारा, जैसे समाज में बंटवारा हो गया है, मीडिया में बंटवारा हो गया है, हर चीज में बंटवारा इस समय हो गया है सोच समझ में, तो जुडिशरी में भी उसी तरह के सोच समझ के लोग हैं। तो ज्यादातर मामले आप फंसाते जाएंगे। जैसे अब ये मामला जो ये आपने अभी बताया रेफरेंस जस्टिस नागरत्ना का और विश्वनाथन साहब का, तो ये जो है अब 3 जजेस की बेंच कब बनेगी, कब सुनेगी, ये समझिए कई साल के लिए गया ये मामला। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतना वजन है, इतने मामले हैं कि अब ये मतलब इसका ये इतना जरूरी विषय है, लेकिन ये कोलैप्स हो गया और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं कोई इसका मतलब नहीं कोई सुन के इसको डिसाइड कर दे। ऐसे बहुत सारे मामले पड़े हुए हैं। पीएमएलए में जो फैसला दे गए वो तो शायद 3 जजेस वाली बेंच में थे, 22 में जो उन्होंने फैसला दे दिया था, जो अब मानवाधिकार के वो है हमारे चीफ जो है, लेकिन उस फैसले को चैलेंज है, 5 लोगों को सुनना है। अब देखिए 15 साल में सुना जाएगा कि 10 साल में, तब तक ईडी कितने लोगों को पीएमएलए में सड़ा देगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पता नहीं। और फिर भी 5 जजेस में भी क्या फैसला आएगा भगवान जाने। लेकिन तो सर अगर हम ये गोधरा हम कांड की बहुत बात ही करते हैं, अजीब समस्या में फंस रहे हैं। गोधरा कांड की जी बात करते हैं सर, गोधरा कांड इतना सेंसिटिव इशू है, जी। उसमें 31 लोगों को उम्र कैद की सजा है, उनकी दोषियों की अपील है, 2 जजेस अगर उसको सुन रहे हैं, क्या सर आप इसको उचित मानते हैं गोधरा कांड को सर? तो गोधरा कांड का इतना सेंसिटिव इशू? जी सर। ऑब्वियसली जिसमें 31 लोगों के भाग्य का फैसला होना है और गोधरा कांड में इतनी लोगों की मृत्यु हुई थी, तो अगर उस मामले में भी आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप उसे पूरी उम्र के लिए आप उनको फंसाए रहेंगे, उसका डिसीजन ही नहीं होगा। उनकी उम्र में तो नहीं होगा जो 31 लोग हैं। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब कोई नया मुद्दा लेके फिर आपसे चर्चा में जुड़ेंगे। आज हमने 3 मुद्दों पे आपसे चर्चा कर ली सर। चलिए ठीक है, नमस्ते। नहीं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।